वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 9 जून 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखिए, कल का जो सेशन था उसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू कमेंट्स, तो मैंने वहां पर पाया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लो स्कोर किया था, लाइक 1 2 3 4, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स ने 0 भी स्कोर किया था। लेकिन जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से उसे वहां पर मेंशन किया हुआ था। एंड दैट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट। ये साबित करता है कि आप एक सच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जहां पर जो चीज़ है उसे सामने रखने में आपको कोई हिचक नहीं है और आप उसे इंप्रूव करने को तैयार हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर भी किया एंड आई विल होप कि वो उसे कंटिन्यू रखेंगे और मेंटेन रखेंगे। और देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन पर सोचने के लिए कम समय मिलता है, तो मोबाइल आपका है और उसमें एक पॉज बटन भी होता है, आप दबा लीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बट इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, तो अगर आप पॉज ले भी रहे हैं तो 40 से 45 सेकंड में अपना आंसर ज़रूर डिसाइड कर लें, ज़्यादा समय ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ के बारे में है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो पर्शियन गल्फ है उसके चारों ओर 8 कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्री पर्शियन गल्फ से शेयर करती है। उन कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं: बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। देखिए, कोई भी ऐसी वाटर बॉडी है जिसके आसपास 4 6 10 कंट्रीज हैं, तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेडिटेरेनियन सी के आसपास बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, बट यूपीएससी उस पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो किसी भी वाटर बॉडी के आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट बताइए सही है कि गलत है। दूसरा स्टेटमेंट यह कहता है कि ईरान और इराक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि पर्शियन गल्फ कंट्रीज में से केवल ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया ही ओपेक के मेंबर हैं। आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, क्या होगा सही जवाब? सोच लिया? तो चलिए आंसर पे बात करते हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो सही है, 8 की 8 कंट्रीज जो हैं वो पर्शियन गल्फ के चारों ओर हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में ईरान और इराक मेंबर नहीं है। लेकिन ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया के अलावा कुवैत और यूएई भी इसके मेंबर हैं, ओपेक के मेंबर हैं। तो आपका जो सही जवाब है वो है ए, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए वही बात लिखी गई है, 8 कंट्रीज के नाम है। यहाँ पर बताया गया है कि जो जीसीसी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसमें यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर और कुवैत मेंबर हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट में दिया गया था कि ईरान और इराक नहीं है, वो सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ईरान और इराक का नाम नहीं मिला होगा। जबकि ओपेक में देखिए तो ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया के अलावा कुवैत और यूएई भी मेंबर हैं। तो देखते हैं अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट ये बोलता है कि क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर लाइसेंसिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, जिसका जो एब्रीविएशन है वो है चैंपियंस, शॉर्ट फॉर्म चैंपियंस है। ये हाल ही में न्यूज़ में देखा गया। इसका उद्देश्य क्या है, ये किसे एम्पावर करना चाहता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं: माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एमएसएमईज, दूसरा लार्ज एडुटेक कंपनीज, तीसरा इंटरनेशनल ऑटोमेकर्स और चौथा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। बताइए सही जवाब क्या है। यहां पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस में कंफ्यूजन होंगे अगर आप इस टॉपिक से बहुत क्लियरली अवगत नहीं है तो। जैसे कि एमएसएमईज पर बहुत बात चल रही है, चूंकि ऑनलाइन क्लासेस का दौर शुरू हो गया है तो लार्ज एडुटेक कंपनीज भी आगे आ रही हैं। यहाँ पर देखिए ये तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, चूंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ऑटोमेकर्स का तो जो मार्केट है वो दबा ही हुआ है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का पॉइंट भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मॉडर्न प्रोसेसेस वगैरह की बात करी गई है। लेकिन अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानते हैं तो आंसर बताइए। आपने सोच लिया होगा ऑब्वियसली। जो सही जवाब है दैट इज ए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, यही है सही जवाब। अभी गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। ये एक पोर्टल है जिसका उद्देश्य ये है कि जो ग्रीवांसेस हैं एमएसएमईज के, उन्हें एड्रेस किया जाए, उन्हें एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाए, उन्हें इस तरीके से एम्पावर किया जाए कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पैठ बना सकें। तो ये आपका सही आंसर हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्राइबल्स के बारे में है। आपको उन्हीं के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि आर्टिकल 342 के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एम्पावर हैं कि वो किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो इंडिया की वो 20% से ज़्यादा है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम जो है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं उनसे रिलेट करता है। और चौथा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो जाजा कमेटी है वो कंस्टिट्यूट की गई थी एग्जामिन करने के लिए कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है।
बताइए, आपने सही जवाब अब तक सोच लिया होगा 1, 3 एंड 4 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर सी 1, 3 एंड 4। तो यहां पर देखिए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है आर्टिकल 342 के तहत। ट्राइबल पॉपुलेशन 8.6% के आसपास है, 20% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहां पर 20% होना चाहिए, यहां पर 15 लिखा हुआ है, तो खैर इसका तो कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपको ध्यान सिर्फ ये देना है कि जो पॉपुलेशन है वो 8.6% है। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये जो जाजा कमेटी है इसे 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस जाजा के लीडरशिप में या चेयरमैनशिप में बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नगर वन स्कीम के बारे में है, जो हाल ही में न्यूज में देखा गया। आपको स्टेटमेंट कंसीडर करना है इस बारे में। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसके इनिशियल फेज में 200 कॉरपोरेशंस और सिटीज को कवर किया जाएगा अगले 5 सालों में, जहां पर फॉरेस्ट कवर डेवलप किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि यह स्कीम कैंपा का पार्ट होगी। कैंपा में जो फंड्स आते हैं, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट के तहत जो फंड आते हैं, उसी में से इसके लिए पैसा दिया जाएगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, क्या होगा सही जवाब? ठीक है, आपने आंसर सोच ही लिया होगा। जो इसका सही जवाब है दैट इज सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। चूंकि नगर वन स्कीम है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि नगर यानी कि सिटी से एसोसिएटेड कुछ होगा, और वन है मतलब कि वहां पर फॉरेस्ट कवर डेवलप किए जाने की बात होगी। तो अगर यहां पर सिटीज की बात आ रही है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरेशंस पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये भी सही है, ठीक है। तो दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस स्कीम को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, और प्रावधान किया गया है कि इसमें कंपा के तहत ही फंड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको जीनोम इंडिया जो एक इनिशिएटिव है उसके बारे में स्टेटमेंट कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस इनिशिएटिव का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक ग्रिड तैयार की जाए इंडियन रेफरेंस जीनोम की, जो इंडिया के लोगों का एक जेनेटिक पैटर्न है उसे तैयार किया जाए, ताकि हम ये समझ सकें कि जो इंडो आर्यन पीपल हैं इंडियन पॉपुलेशन में, उनका जेनेटिक नेचर क्या है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि IISC जो है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो इसका नेतृत्व कर रहा है, वो इसे हेड कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो जीनोम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो कंप्लीट सेट ऑफ DNA होता है जिसमें हर तरीके के जीन्स होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो यहां पर आपने जवाब अगर सोच लिया है तो मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका जो सही जवाब है दैट इज बी, ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये कोविड-19 जो पेंडेमिक है उससे जुड़ा हुआ है। जो ये डिसीज है इसके नेचर एंड टाइप को या सिम्टम्स को एनालाइज करने के लिए जीनोम इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है। इंडियन पीपल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, ना कि इंडो आर्यन पीपल के जेनेटिक नेचर को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइंटिस्ट ने जीनोम इंडिया ये इनिशिएटिव लिया है कोविड-19 जो है पेंडेमिक है उसके जेनेटिक डायमेंशन का पता लगाने के लिए। यहां पर जीन मैपिंग की जाएगी इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, और यहां पे एक रेफरेंस जीनोम ग्रिड तैयार किया जाएगा ताकि जो डिसीज है उसके टाइप और नेचर को हम स्टडी कर सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये साइक्लोन के बारे में है। अभी हाल फिलहाल में 2 साइक्लोन इंडिया को हिट कर चुके हैं, तो साइक्लोन के ऊपर किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, वो उसके बैकग्राउंड से भी बन सकता है। तो यहां पर साइक्लोन के फंडामेंटल्स को संज्ञान में लेकर क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो बे ऑफ बंगाल साइड में साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं नॉर्थ इंडियन ओशन के, वो ज्यादा फ्रिक्वेंट और स्ट्रॉन्गर होते हैं कंपैरिजन टू अरेबियन सी साइड। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो अरेबियन सी में हॉट वाटर है, रिलेटिवली हॉट वाटर, यहां पर कंपैरिजन किया गया है बे ऑफ बंगाल से, इसकी वजह से जो साइक्लोन्स हैं वो स्ट्रांग नहीं हो पाते। सही स्टेटमेंट बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सही जवाब आपने सोच ही लिया होगा। यहां पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ओनली 1 इज करेक्ट। ये तो सही है कि जो साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में आते हैं वो ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अरेबियन सी में कंपैरेटिवली हॉट नहीं बल्कि कोल्ड वाटर पाया जाता है। आप इसे मैप में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है ये कंपैरेटिवली कंजेस्टेड है, और इसी वजह से यहाँ का पानी कंपैरेटिवली ज़्यादा गर्म होता है कंपैरिजन टू अरेबियन सी। ये अरेबियन सी है, यहाँ का वाटर कंपैरेटिवली कोल्ड होता है। और अगर आपको पता हो ज्योग्राफी बेसिक्स तो वहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो वार्म वाटर होता है उसकी जो लैटेंट हीट होती है वो साइक्लोन के रोटेशन को एनर्जी देता है, और साइक्लोन उसी लैटेंट हीट की वजह से एनर्जी गेन करते हैं। इसीलिए जब वो लैंड एरिया पे आते हैं तो उनको वो वार्म वाटर का लैटेंट हीट मिलना बंद हो जाता है, इसीलिए वो लैंड एरिया पे ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते। तो यहां पर वाटर कोल्ड है, ये उसे डिस्करेज करता है, ना कि वार्म वाटर। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में है। आपसे पूछा गया है क्या इनकरेक्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर कहीं स्टेटमेंट में इनकरेक्ट मिलता है तो जरूर ध्यान दें। देखिए
पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, अनियन, पोटैटोज, इन्हें इसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 आया है, जिसके तहत जो फार्मर्स एंड ट्रेडर्स हैं अब उन्हें ज्यादा फ्रीडम होगी अपनी एग्री प्रोड्यूस को बेचने और खरीदने की। बताइए स्टेटमेंट सही है गलत है। स्टेटमेंट सही है गलत है ये सोचिए, उसके बाद बताइए आंसर क्या होगा। आंसर आपने होपफुली सोच लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है डी, नीदर वन नॉर टू। हाउ डी? मैं आपको बता दूं कि दो के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, इसीलिए आंसर बोथ 1 एंड 2 ना होकर नीदर वन नॉर टू होगा। सो आंसर इज डी, दो के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर कुछ स्टेट्स हैं जिनको आपको उनकी वाटर बॉडीज या कनेक्टिंग वाटर बॉडीज के साथ मर्ज करना है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज गल्फ ऑफ पर्सिया एंड गल्फ ऑफ एडन के बीच में है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर रेड सी और अटलांटिक ओशन के बीच में है। स्टेट ऑफ मलक्का अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में है। कुक स्ट्रेट आर्कटिक सी और पैसिफिक ओशन के बीच में है। क्या है इसका सही जवाब? होपफुली आपने इसका सही जवाब सोच लिया होगा। जो करेक्ट आंसर है वो है 3 ओनली। केवल ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है इसे ही करेक्टली मैच किया गया है, यानी कि स्टेट ऑफ मलक्का जो है वो अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में है। बाकी ये तीन के तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट मैच किए गए हैं। इनकरेक्ट कैसे मैच किए गए हैं? देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ एडन बोला गया है, ये गलत है। ये गल्फ ऑफ एडन नहीं, गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। मैप में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान, ना कि एडन। एडन की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ एडन यहां पर है, इस मैप में देखिए, ये है रेड सी और यहां पर है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ ओमान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है, ना कि रेड सी के बीच में। रेड सी देखिए, रेड सी यहां पर है और यहां पर है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां पर है अटलांटिक ओशन और ये है मेडिटेरेनियन सी। तो जो दूसरा मैच है वो भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरे मैच में देखिए वो सही है, यहां पर देखिए है अंडमान सी और ये है साउथ चाइना सी और यहां पर है स्टेट ऑफ मलक्का। तो तीसरा तो करेक्टली मैच किया गया था। चौथे को देखिए, चौथे में जो आपसे कहा गया है वो इनकरेक्ट है। चौथे में हमें ये कहा जा रहा है कि आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है, तो आर्कटिक ओशन का यहां पर जो लिंक है वो यहां पर नहीं है। अगर आप इस मैप को देखिए तो यहां पर ये है, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के जो 2 आइलैंड्स हैं उनके बीच में ही कुक स्ट्रेट है। तो इसके नॉर्थ में तस्मान सी है और साउथ में साउथ पैसिफिक ओशन है, तो इसके बीच में ये पड़ता है। तो जो चौथा स्टेटमेंट है या चौथा जो मैच है वो भी इनकरेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ट्यूलिप प्रोग्राम के बारे में है। ट्यूलिप प्रोग्राम के संबंध में स्टेटमेंट कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट, ये एक डेडिकेटेड विंडो है जो कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है फ्रेश ग्रेजुएट्स को अर्बन लोकल बॉडीज में, स्मार्ट सिटीज में। बताइए सही है गलत है। दूसरा, ये इनिशिएटिव ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत लॉन्च किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? तो मैं आपको बता दूं, जो सही आंसर आपने सोच लिया होगा, सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। यहां पर वही बात एक्सप्लेन की गई है ट्यूलिप प्रोग्राम के बारे में। जो आखिरी स्टेटमेंट है, जो आखिरी क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में स्टेटमेंट कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट है कि ये इन्वेस्टर्स को प्रमोट करेगा कि वो सिलेक्टेड सोशल इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करें। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये बिल्कुल BSE और NSE की तरह होगा, जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? आपने जवाब ऑब्वियसली सोच लिया होगा। सही जवाब जो है वो है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो एक तरीके का स्टॉक एक्सचेंज होगा BSE और NSE की तरह ही, जिसके तहत ऐसी जो एंटरप्राइजेस हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रही हैं, उन्हें वहां पर वो अपने आप को वहां पर रजिस्टर कर लेंगे। फिर जो कई सारे डोनर्स हैं जो डोनेशन देते हैं, जो फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस हैं, कई सारे जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना पैसा खर्च करना होता है, उनके लिए एक अच्छा सा तरीका होगा कि वो वहां पर अपना पैसा सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 10 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं। OnlyIS पर कई सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम और कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लाइक PSIR एंड सोशियोलॉजी। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोर्सेस कंपैरेटिवली काफ़ी रीजनेबल रेट में हैं, तो आप इनके बारे में जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। video.onlyis.in पर जाकर इसे अवेल भी कर सकते हैं। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।